गुड इवनिंग बच्चों। आज संडे की शाम है और ये आपके लिए एक मैं वीडियो लेके आया हूँ। 8th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो है एंड बच्चों को फील होता है कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज थोड़ा डिफ़िकल्ट चैप्टर है, पर ये एक्चुअल में डिफ़िकल्ट है नहीं। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, पर ये समझने वाला चैप्टर है और अगर आप इसे समझेंगे तो ये आपके लिए ये भी बहुत आसान बन जाएगा। पर हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि इसको पढ़ने के बाद आप आलू प्याज टमाटर लेने जा सकते हैं, बैंक जा सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। बैंक क्या होता है, बैंक में जाते हैं कुछ इंटरेस्ट मिलता है, हम किसी चीज़ मार्केट में जाते हैं तो बच्चों को कुछ डिस्काउंट मिलता है, हमको मिलता है ना। तो वो सारी चीज़ें मार्केटिंग करना सीख जाएंगे आप। छोटे छोटे बच्चे बाजार जाना सीख जाएंगे। ऑन अ लाइटर साइड आई एम टेलिंग यू कि बहुत कुछ इसमें प्रैक्टिकल चीज़ होती है। बैंक में, मार्केट में, डिस्काउंट में आप मम्मी को बताने लगेंगे कि अभी डिस्काउंट मिलेगा तो ये चीज़ इतने की हो जाएगी मम्मी। ये बड़ा अच्छा चैप्टर है, ये इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है ना। तो मैं इसको अच्छे तरह से समझाने की आपको कोशिश करूँगा ताकि आप इसको भूलें नहीं। और मैं फिर कहता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल मैं क्रिएट कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ कि हर देश का बच्चा, चाहे वो अगर वो पैसे नहीं भी दे सकता, क्योंकि ये रेवोल्यूशन है कंट्री में कि इंटरनेट बहुत सस्ता है और वो इस इंटरनेट के माध्यम से 6th क्लास तक से लेकर 12th तक का जो मैंने बीड़ा उठाया है बनाने का, वो मैं पूरे वीडियो बनाऊंगा। अगर आप पूरा समझने की कोशिश करते हैं, उसको पूरी सीरीज देखते हैं, तो आप 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर पूरा 6 से लेकर 12 तक का मैथमेटिक्स समझ जाएंगे बच्चों। मेरा ऐसा प्रयास है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लेंगे। आप केवल सब्सक्राइब करें, आपके पास वीडियो आते रहेंगे और आप देखिए मैथ में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि मैंने भी बचपन में मेहनत की थी और इसीलिए मैं आज ये सब कर पा रहा हूँ आप बच्चों के लिए। और मैं एज अ सोशल सर्विस चाहता हूँ कि हर बच्चा वीडियो को देख के बिना ट्यूटर के आप उस लेवल पर पहुँच जाएं। उसके बाद हम धीरे धीरे कंपटीशन के लेवल को भी करेंगे, मैथ में आपकी कमांड हो जाएगी बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। इस चैनल में बिल्कुल सिंपलिसिटी देखिए, आपको यहाँ कोई रंग बिरंगी लाइटें नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक ऐसा मैंने बोर्ड यूज नहीं किया है, पर जो मैं समझाऊंगा उस पर ध्यान देंगे। सारी वीडियो देखिए आप, 6 से लेकर के 12 तक जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा सारी वीडियो को आप देखते जाइए और आपकी मास्टरी होती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको शुरू कर रहा हूँ बच्चों। कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या है बेसिकली, ठीक है। और जैसे जैसे समझाता जाऊंगा उस बोर्ड को मैं क्लियर करता जाऊंगा ताकि हम कुछ सवाल अच्छे से आपको समझा सकें। तो बेटा सबसे पहला कंपेयरिंग क्वांटिटीज में क्या है कि रेशियो पॉइंट परसेंटेज क्या होता है ना। आपको सब पता है बच्चों। यहां देखिए, जैसे कि मैंने कहा 5/10, यही तो रेशियो होता है बेटा। इसको हम काट भी देते हैं 1/2, या हम कहें कि 3/4। हम रेशियो में क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई कुछ भी बोल सकते हैं हम कि मार्केट में सेब और केले का जो प्राइस है, अगर हम चलो केला तो दर्जन में आता है, अगर हम अमरूद और सेब का प्राइस में 3:4 का रेशियो है। मतलब अगर ये कह रहे हैं कि अमरूद अगर 75 रुपए किलो है तो सेब मान लो 100 रुपए किलो है या 200 रुपए किलो मान लो, तो इन दोनों का रेशियो कैसा रहेगा, ये 25 से कटेगा 3 बार, ये 8 बार। तो उनके प्राइसेस में हम कहते हैं 3 पर केजी प्राइसेस में 3:8 का रेशियो है, बोलते हैं ना 3, अगर मैं कह दूं कि पर केजी जो है अमरूद, ठीक है, और ये अमरूद हो गया, ठीक है, और पर केजी एप्पल, ये गुआवा लिख देते हैं इंग्लिश में गुआवा, और ये हो गया एप्पल का, इनका रेशियो जो है पर केजी का 3:8 है। तो हम समझ जाते हैं कि मतलब अगर ये 3 रुपए का है पर केजी तो ये 8 का होगा। तो अगर हम ये 75 का है तो ये 200 रुपए केजी का होगा। अगर मैं बोलूंगा भाई ये 75 रुपीज पर केजी है, तो तुरंत आप इस कैलकुलेशन से निकाल लोगे कि इसका मतलब अगर ये 3:8 का रेशियो है तो जो एप्पल है वो 200 रुपीज का होगा। ये रेशियो का फायदा बेटा, ठीक है, ये रेशियो होता है। परसेंटेज क्या होता है, ठीक है, आराम से हम समझेंगे। ये तो रेशियो हो गया, रेशियो एक कंपेयर करता है, इसमें देखिए कंपेयरिंग क्वांटिटीज है उसका नाम।
इसमें हम एक कंपेयर कर देते हैं कि भाई किसी भी चीज को कंपेयर कर सकते हैं बेटा, है ना, किसी भी चीज को कंपेयर कर सकते हैं हम कि कोई चीज कितनी कॉस्टली है, कोई चीज के, या किसी, हम मान लो हम संडे को पढ़ते हैं 5 घंटे और कंपैरेटिवली हम वर्किंग डेज में कम पढ़ते हैं, और हमने कहा कि संडे को पढ़ने का और वर्किंग डेज में पढ़ने का रेशियो 5:3 आवर्स है, मतलब यहाँ 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो यहाँ 3 घंटे पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको कंपेयरिंग के लिए बोलते हैं। अब परसेंटेज क्या होता है बेटा, ये देखिए, परसेंटेज में क्या होता है कि नीचे रेशियो में हम, जैसे मैंने कहा 5% कहते ही समझ लो आप 5%, 5 डिवाइडेड बाई 100 का मतलब है मेरा। आगे आपको धीरे धीरे ये चीज क्लियर हो जाएगी जब मैं और आगे आपको समझ कराऊंगा। 5% मैंने अगर बोला तो आप सिंपल समझ जाना कि 5% इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 100, मतलब वो कहने का 5% का सीधा मतलब परसेंट का नाम आते ही या 100 डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। बस अभी इतना समझिए, अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे कैसे करें। तो हम आगे चलते हैं, रेशियो और परसेंटेज हमने यहाँ पर आपका पढ़ लिया, इसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब ये सम दिया हुआ है, ध्यान से देखिए सम क्या कहता है। अ फुटबॉल टीम won 10 matches out of the total number of matches they played। कह रहा है कि फुटबॉल टीम है जो कि 10 मैच जीत गई है, कितने, जितने उसमें से उसने टोटल मैच जितने भी खेले हैं उसमें से 10 मैच जीत गई। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, परसेंटेज दे दिया उसने कि 40%, मतलब 40% मैंने अभी बात बताएंगे। देखो 40% विनिंग परसेंटेज उसका क्या है, दिस इज देयर विनिंग परसेंटेज। परसेंटेज को लिख भी सकते हैं या ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, विनिंग परसेंटेज इज इक्वल टू 40%, ठीक है। देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। सिंपल सी चीज कह रहा है कि अगर 10 मैच उसने जीते टोटल खेले, और विनिंग परसेंटेज उसका क्या है कि अगर 100 मैच, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कहा 40%, तो सिंपल बच्चों में मतलब होता है कि 100 में से 40 उसने मैच जीते। अगर मैं ये कहता कि विनिंग परसेंटेज 25% है, तो परसेंट का मतलब ये होता है कि 100 में से वो क्वांटिटी कितनी है। विनिंग परसेंटेज अगर 25% कहता तो मतलब हुआ कि 100 मैचों में से वो 25 मैच जीत रहे हैं। 100 परसेंटेज आते ही 100, इसलिए वहां डिवाइड में 100 लगवाया था। तो अगर वो कह रहा है कि 40%, तो बेटा सिंपल मतलब है कि 100 में से उसने 40 मैच जीत रहा है, ठीक है। अब यहां वैसे भी लिख सकते हैं परसेंटेज, ठीक है। ये विनिंग परसेंटेज 40% है उसका, तो मींस आउट ऑफ 100 मैचेस, आप इसी तरह से लिखेंगे जैसे मैं बोल रहा हूं, आउट ऑफ 100 मैचेस, सिंस विनिंग परसेंटेज इज 40%, तो आउट ऑफ 100 मैचेस जो है वो 40 मैच विन कर रहा है, ठीक है। और टोटल मैचेस उसने जो यहां क्या कह रहा है कि वॉन जो मैचेस हैं वो 10 है, ठीक है। तो मतलब इससे ज्यादा मैचेस रहे होंगे उसके पास, ठीक बात है। तो मान लो उसने पूछा क्या है हमसे कि टोटल मैचेस बताओ। मान लो कि टोटल मैचेस x हैं, मान लो कि टोटल मैचेस उसने जो खेले हैं, जो पूछा है वो हमने मान लिया कि x मैचेस खेले हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि विन मैच उसने दिए कि 10 में से जो है 10 मैच उसने जीत लिए हैं। तो मतलब ये हो गया कि जो टोटल मैचेस हैं, जैसे कि आपने 100 मैचेस में से 40 मैचेस जीते, अगर मैं कहूं कि 100 मैच थे तो 40 मैच जीते। अगर आपका एक मैच खेला होता तो भाई कम ही होगा, तो हमने सीधे इसको डिवाइड में ले आएंगे। ध्यान से देखना, 100 मैच अगर खेले थे, ये परसेंटेज का मतलब था 40%, तो 100 मैच में से 40 मैच जीते, और हमें एक मैच अगर खेला होता तो 40/100 जीतता। और अगर टोटल x मैच, क्योंकि यही पूछा है, मतलब जो पूछा है
अगर मैंने x मैच खेले हैं टोटल तो मैं कितना जीतूंगा। अब यहाँ पर देखो बढ़ गया, यहाँ 100 से 1 किया, अब यहाँ x कुछ वैल्यू होगी और वो 1 से बड़ी होगी क्योंकि 10 तो उससे मैं जीते ही है। तो 40 डिवाइडेड बाय 100 और इसको x कर दूंगा मैं। 100 मैच थे तो 40 मैच जीते, एक मैच था कम हो गए तो 40 बाई 100 हो गया। और अगर टोटल मैच x होते तो इसका मतलब 40 बाई 100, अब ये फिर बढ़ गया तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो कहने का मतलब हुआ कि टोटल मैच का 40%, ये तो मैंने समझाने के लिए कर दिया आपको। सिंपल बात है कि 40% का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, 40 बाई 100 आ जाता है इसमें। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 40% ऑफ टोटल मैच जो कि हमने सपोज कर लिया x है, इज इक्वल टू कितने है इसमें टोटल 10 ही तो जीते हैं। यहां वॉन मैचेस की बात चल रही है ना कि ये होगा 40% ऑफ टोटल मैच। ये और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये समझाने के लिए था आपको कि अगर मैंने टोटल मैच x खेले तो मैं जीता इतने मैच और वो हमें दिया हुआ है 10। तो 40% ऑफ टोटल मैच मतलब जीते हुए कितने हैं 10। तो बड़ा सिंपल है, ये अगर x है आप इस x को अकेला छोड़ सकते हैं, मतलब इनको हटाना है। ये डिवाइड में है तो इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो, और ये 40 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 0 कट जाएगा, ये 2 ये 5 और ये 2 ये 5। ठीक है, ये पूरा नीचे से साफ हो गया, नीचे रह गया 5 × 5 मतलब 25। मतलब टोटल मैच जो थे 25 थे। तो अगर 25 मैच खेलेंगे तो वो 10 मैच जीतेगा। और आप निकाल सकते हैं 25 का 40% कितना होता है। देखो 25 का 40% तो क्या बोलेंगे, 25 का मतलब या ऑफ 40% ऑफ 25, यही तो होगा। ये कितना हो गया 4 10 और यही हमारा आंसर। क्रॉस चेक करें तो 25 हमारा आंसर बिल्कुल सही। ये समझाने का तरीका हो गया। सो सिंपल फॉर्मूला ये भी लग सकता है कि 40% ऑफ टोटल मैचेस इज इक्वल टू 10। ये विनिंग है, ये हमें दिया हुआ है, x की वैल्यू हमने सिंपल निकाल दिया और क्रॉस चेक भी कर दिया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरह से समझना है। जो सवाल हमसे पूछ रहा है वो हमने मान लिया और मान करके हमने लिख दिया 40% ऑफ टोटल मैचेस इज इक्वल टू, ये वॉन है और वॉन है 10, x की वैल्यू। आपका ये वाला सवाल इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं ताकि बोर्ड भी क्लियर होता जाए हमारा, क्योंकि क्लियर चीज अच्छी भी दिखती है और समझ में भी ज्यादा आता है। ठीक है बच्चों, अब हमारा क्या है, सेकंड चीज है इंक्रीज और डिक्रीज या डिस्काउंट। देखो सबको पता है इंक्रीज क्या होता है। जैसे हमने जैसे एग्जांपल से समझिए, द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वाज 34,000 लास्ट ईयर, द प्राइस हैज इंक्रीज बाय 20%। मतलब हम कह देते हैं, हम बाजार जाते हैं भाई, हमसे दुकानदार कहता है भाई पिछले साल, हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन बढ़ गई 8%। 8% का मतलब सिंपल क्या हुआ कि अगर पिछले साल चीज 8% मतलब 100 से बात होगी। तो अगर वो पिछले साल 100 रुपए थी तो अब की बार 108 रुपए की मिल रही है, इंक्रीज हो गया परसेंट में। ऐसी हम कभी कभी कहते हैं भाई डिक्रीज हो गया, -2% पे इन्फ्लेशन अगर आ गई तो मतलब अगर 100 थी तो 98% पे आ गई, 98 रुपीज पे आ गई, मतलब वो चीज में डिस्काउंट आ गया। इंक्रीज हो रहा है प्राइस और डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होता है तो डिस्काउंट बोल देते हैं हम उसे, इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं प्राइस बढ़ गया भाई। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब इस सवाल से हम इसको क्लियर कर लेंगे। सवाल क्या है, द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वाज 34,000 लास्ट ईयर। भाई पिछले साल एक स्कूटर का प्राइस था 34,000 रुपए।
द प्राइस हैज इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर। ये कह रहा है कि जो पिछले साल प्राइस था 20% प्राइस बढ़ गया। 20% किसका? इसका, यही तो प्राइस था, इसका 20% बढ़ गया। व्हाट इज द प्राइस नाउ? अब इसका क्या प्राइस होगा? तो हमारा बहुत सिंपल जो अभी हमने सीखा है, प्राइस हैज इंक्रीज, तो कितना प्राइस बढ़ा? लिखेंगे इंक्रीज प्राइस इज इक्वल टू 20%। परसेंट के लिए हम सिंपल नीचे लगाएंगे 20% ऑफ 34,000, तो दिस इज द इंक्रीज। इंक्रीज इन प्राइस है, दिस इज इंक्रीज अमाउंट जो है इज इक्वल टू ये, तो ये सीधा ये कटेगा 5 और 5 से ये कटेगा 6 और 8, ये मतलब सीधा ये 5 गया, 5 से 5 का 30, 4 5 6 40, ये तो सिंपल क्या हो गया 6,800 प्राइस बढ़ गया। और पिछले साल प्राइस कितना था? 34,000। तो इस साल प्राइस क्या होगा भाई? बढ़ा हुआ प्राइस और पुराना प्राइस, तो करंट प्राइस क्या हो गया? ये दोनों ऐड कर दो भाई, सिंपल सिंपल, ये 0 0, उसके बाद 8 आ गया, देन आपका 40 आ गया, 34 और 6 40,800 रुपीज का प्राइस हो गया। 20% ऑफ दिस अमाउंट। और अगर आपको ये समझने में दिक्कत होती है, बहुत सिंपल भी कर सकते हैं कि भाई 20% मतलब सिंपल क्या है कि अगर 100 रुपए प्राइस है तो 20% की बात हो रही है। मतलब प्राइस अगर ओरिजिनल प्राइस 100 था तो 20% बढ़ा, 20 रुपीज बढ़ा। मतलब ओरिजिनल प्राइस अगर 100 है तो 20 रुपीज बढ़ा। अगर ओरिजिनल प्राइस 1 रुपए है तो 20/100 बढ़ा। और अगर प्राइस 34,000 है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 34,000 का, तो कितना प्राइस बढ़ा। इसको देखो और ये देखो, एक ही चीज है ना। ये हमने सीधे लिखी 20% ऑफ ओरिजिनल। यहाँ हमने आपको सिखाया कि भाई 100% का मतलब आते ही 100 नीचे। क्यों 100 नीचे होता है? ये रीजन है कि 100 रुपए अगर प्राइस था तो 20 रुपए बढ़ गया, 1 रुपए प्राइस था तो 20/100 बढ़ेगा, और 34,000 प्राइस था तो 20/100 इंटू 34,000 विच इज दिस, जो हमने डायरेक्ट लिख दिया ये समझने के लिए। और फिर हमने टोटल प्राइस, ठीक है भाई, ये प्राइस हो गया, सबको समझ में आ गया ये। तो हमारा ये सिंपल प्राइस आपको ये हमने समझा दिया समझ, ठीक है। इसमें आपका ये वाला देखिए, ये वाला हमने सवाल कर दिया, बाद में भी डिलीट कर सकते हैं, पर चलो साथ साथ करके करते हैं। हमें भी लगेगा कि बच्चों ने ये चीज सीख ली है, मतलब ठीक है। ओके, दूसरा सवाल करके देखते हैं। अ टेबल मार्क्ड एट ₹15,000 is available at ₹14,400, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई ये टेबल थी जो 15,000 रुपए की थी और अब वो 14,400 रुपए में मिल रही है। सस्ती मिल रही है भाई, 600 रुपए कम होगा, सीधे सीधे दिख रहा है। फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड डिस्काउंट परसेंट। कह रहा है कि कितना डिस्काउंट मिला, एक तो वैल्यू बतानी है और वो परसेंटेज में कितना है, डिस्काउंट परसेंटेज। ये नीचे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है बच्चों, सबको समझ में आएगा। डिस्काउंट क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। मान लो कि मैं एक शर्ट कल बेच रहा था भाई, उसको मार्केट टैग लगा हुआ है उस पर 400 रुपए का, और मैं उसे बेच रहा हूं 350 रुपए में। तो मार्केट प्राइस क्या हुआ? जो भाई उस पर लगा हुआ है, जो उसकी कीमत है 400, और सेल प्राइस जितने में सेल लगी होती है ना, तो सेल लगी हुई है, मैं उसे 350 में दे रहा हूं। तो डिस्काउंट कितना आता है? डिस्काउंट होता है मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। तो क्या हुआ? टेबल थी 15,000 की, तो डिस्काउंट वो हमसे पूछ रहा है भाई कितना डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट
इज इक्वल टू मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस कितना है 15,000 और सेल प्राइस कितना है, कितने में दे रहा है वो 14,400 रुपए में, तो घटाएंगे तो 600 रुपए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या हुआ, ये आ गया डिस्काउंट, कितने 600 रुपए का डिस्काउंट। अब पूछ रहा है डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है, मतलब ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट का डिस्काउंट है। तो भाई देखो डिस्काउंट निकालेंगे तो इस पर हमारे पास तो दो चीजें हैं, एक तो ये है एक ये है, मतलब कह रहा है डिस्काउंट की वैल्यू दे दी पर कितने परसेंट है ये, ठीक है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा भाई। अब वो हम परसेंटेज में कैसे निकालें भाई, ठीक है, तो हमारे पास एक मेथड है कि हम डिस्काउंट निकालने के लिए हम डिस्काउंट के परसेंटेज की जैसी बात करते हैं तो हम ये पता करते हैं कि भाई ये डिस्काउंट, हम परसेंटेज की बात हो रही, परसेंटेज में निकालना है डिस्काउंट। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या है कि हमें 100 रुपए में लेके आना पड़ेगा उस चीज को। मतलब जो मैं बता रहा हूं परसेंटेज का मतलब, जैसे मैंने बोलता हूं आपको कि 20% डिस्काउंट है, तो मतलब कि 100 रुपए में जो उसका डिस्काउंट बन रहा है वो परसेंटेज में लिखा जाता है। जैसे 20% को 20 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 100 रुपए में वो जो कम हो रहा है वही परसेंटेज में होता है। 100 रुपए में 20 कम हो रहा है तो मतलब यही 20% डिस्काउंट कहलाता है परसेंटेज में। अब यहाँ कैसे लाए भाई 100, तो कैसे लाएंगे कि आप हमारे पास दो फिगर है, देखो एक वैल्यू है कि जितने में अवेलेबल है, एक है कि ये उसका टोटल प्राइस है। तो कभी कभी दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि ये जो 600 रुपए में डिस्काउंट निकालूंगा वो इस पे निकालूंगा या इस पे निकालूंगा, जायज बात है भाई। तो देखिए बच्चों हमेशा ये 15,000 रुपए निकाला जाएगा। क्यों निकाला जाएगा, ये तो इस पे अवेलेबल है, असलियत में कॉस्ट तो इसकी ये है ना, ये तो डिस्काउंट के बाद मैं दे रहा हूं, पर मेरी ओरिजिन जो मुझे बेचना चाहिए था मार्केट प्राइस पे बेचना चाहिए, किसी वजह से मुझे सेल करना पड़ रहा है भाई, कपड़ा खराब हो रहा है, पर डिस्काउंट प्राइस निकालने के लिए डिस्काउंट तो इसी पे है ना, ये तो डिस्काउंटेड प्राइस है, ये तो डिस्काउंटेड प्राइस है, इस पे डिस्काउंट नहीं निकलेगा, डिस्काउंट इस वाले प्राइस पे मिल रहा है तो इस वाले प्राइस पे निकलेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई, हम लिखेंगे कि जब उसका 15,000 रुपीज प्राइस था, ठीक है ना, जब टेबल का प्राइस 15,000 था, लिख आप लोग अपनी लैंग्वेज में, तो कितना डिस्काउंट मिला 600, ये अभी हमने निकाला है। अगर टेबल का प्राइस 1 रुपया होता तो कितना होता, कम हो जाता भाई, 15,000 से डिवाइड हो जाता। और अगर यही प्राइस टेबल का 100 रुपया होता तो कितना हो जाता, बढ़ गया, फिर हमने मल्टीप्लाई, कम किया डिवाइड किया, बढ़ा दिया मल्टीप्लाई, सिंपल फॉर्मूला है, कम करो नीचे ले आओ, बढ़ा दो इधर ले आओ। तो कह रहा है कि 100 रुपए अगर टेबल का प्राइस होता तो इतना डिस्काउंट मिलता, और मैंने क्या बताया कि 100 रुपए जैसे ही आता है तो वो जो आंसर निकल के आएगा वही परसेंटेज कहलाता है। करके देखें, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे, ये जीरो से ये जीरो कटा, और 15 चौकू 60, ठीक है, तो हमारा मतलब क्या होगा कि आंसर क्या रहा, 100 रुपए में उसको 4 का डिस्काउंट मिला, तो मतलब 4% डिस्काउंटेड प्राइस है, परसेंटेज में डिस्काउंट 4% है। आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं, कैसे 4% आया, 4% परसेंट आते ही नीचे ऑफ 15,000, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 इंटू 600, देखो 600 हमने निकाला था, ये आ गया, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, और 600 माइनस करेंगे तो 14,400 आ जाएगा। तो ठीक है, क्लियर है कि अगर टोटल प्राइस 15,000 है, 600 हमने निकाल दिया डिस्काउंट, तो 100 रुपए पे जितना आएगा वो हमारा डिस्काउंट कहलाता है, और हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि 20% अगर कोई बोले तो सीधे 20/100 है, मतलब
अगर डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना हो तो हमें उसे 100 में लेके आना पड़ेगा। हम बोलते 20%, तो मतलब होता है सीधे कि भाई 100 रुपए में 20 रुपए का डिस्काउंट है, यही परसेंटेज होगा। यहाँ 15,000 था तो हम इसे 100 में लेके आएंगे, तब हमारा परसेंटेज डिस्काउंट निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक मैं क्लियर कर रहा हूं। और डिस्काउंट बराबर मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, अब देखिए मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है, ये मैं अभी आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं। ये कुछ फॉर्मूले हैं, देखो समझ के करोगे तो फॉर्मूलों को भी शायद आपको याद नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मूलों के बगैर भी काम हो जाता है। मैं कोई फॉर्मूला याद करके नहीं बैठा, पर मैंने देखा आपकी बुक्स में भी फॉर्मूले दिए हैं। तो वो क्या लिखा, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, डिस्काउंट था प्राइस बढ़ भी सकता है। ठीक है, वो क्या होता है लॉस, मतलब डिस्काउंट समझ लो। परसेंटेज में क्या था, हमने क्या किया था, क्या लिखता है P अपॉन CP, मतलब वो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। हमारा क्या था, डिस्काउंट 600 था, प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है। हमारा डिस्काउंट था P की मतलब L समझ लो, कॉस्ट प्राइस कितना था 15,000 इंटू 100, यही तो किया था हमने। तो आंसर हमारा सीधे सीधे आ गया था, हमारा आंसर सीधे सीधे इससे ये कटा था, ये कटा था, और हमारा सीधे 4% आ गया था। यही वो इस फॉर्मूले में कह रहा है कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो परसेंटेज में अगर आपको निकालना है तो वो प्रॉफिट की वैल्यू कॉस्ट प्राइस इंटू 100, अगर लॉस है तो आप उसे L से रिप्रेजेंट कर लो, और यहाँ पर परसेंटेज लॉस भी आ सकता है। तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसमें आप सीधे लगा सकते हो, मतलब वही है बेटा, आंसर वही आएगा। समझ के करोगे तो फॉर्मूले को भी शायद याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको भी मैं हटा रहा हूं, आपको समझाने के लिए मैंने ये। अब हम अगले सवाल पर जा रहे हैं। हम इस सवाल को यहां करने की कोशिश करते हैं। सोहन बॉट अ सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर, फ्रिज होता है घरों में, ठीक है भाई, सेकंड हैंड खरीदा उसने फॉर ₹2500, 2500 में उसने एक सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर खरीद लिया। देन स्पेंड, ये स्पेंड है, देन स्पेंड ₹500 ऑन इट्स रिपेयर। उसके बाद उसने जब सेकंड हैंड खरीदा तो मरम्मत कराया, कुछ भाई घर हम खरीदते हैं मरम्मत कराते हैं पुराना, तो मरम्मत कराने में 500 रुपए खर्च कर दिया। एंड देन सोल्ड इट फॉर 3000 और 300, बहुत चालाक था, 3000 बना खरीदा, देखो 2500 प्लस 5 3000 लगे, और बेच दिया उसे 3300 रुपए में, मतलब प्रॉफिट बना लिया 300 रुपए का, सीधा सीधा देख रहा है। फाइंड हिज लॉस और गेन इन परसेंटेज, वही जो अभी हमने किया था बच्चों, उसी तरह का सवाल है। अब कह रहा है कि भाई उसको लॉस हुआ और गेन, देखो कॉस्ट प्राइस कितना है CP, ये हुआ कि उसने कॉस्ट प्राइस टोटल कितना हुआ, एक तो उसने जो पे किया, ठीक है, बाइंग प्राइस, प्लस उसकी रिपेयरिंग प्राइस, तो बाइंग प्राइस कितना था 2500 प्लस 500 था रिपेयरिंग प्राइस, तो 3000 उसका टोटल प्राइस हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट हो गई। सेल प्राइस क्या हुआ, SP इज शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, रुपीज कितना है 3300। सिंस सोल्ड प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो उसको प्रॉफिट हुआ लॉस, प्रॉफिट मींस ही हैज अर्नड प्रॉफिट और ही हैज गेन्ड, प्रॉफिट की जगह कह सकते हो ही हैज गेन्ड। तो आता है फाइंड हिज लॉस और गेन इन परसेंटेज, ये तो पता चल गया कि गेन हो गया। नाउ गेन कितना हुआ, तो SP माइनस CP इज इक्वल टू 3300 माइनस 300,000 इज इक्वल टू आ गया 300। ये तो पता चल गया भाई उससे कि हमारा उसको प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया 300 रुपए। अब पुराने वाले कि भाई उसे कितने परसेंट हुआ, ठीक है, तो फॉर्मूला भी से भी कर सकते हैं और परसेंटेज में लाने के लिए 100 पे लेके आएंगे। तो मतलब एक था प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 सीधा,
और हम सिंपल इसके बाद हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं इस चीज को। 300 हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो फॉर्मूला होगा सिंपल, ये भी कह सकते हैं कि भाई इतने की चीज को खरीदी और 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ, एक में इतना हुआ 100 में इतने का हुआ, वैसे भी कर सकते हैं। फिर वही सवाल कॉस्ट प्राइस, यहाँ का कॉस्ट प्राइस 2500 है बेटा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ कॉस्ट प्राइस 2500 नहीं है, यहाँ कॉस्ट प्राइस 3000 है, क्योंकि ये भी उसकी कॉस्ट है 500 रुपए जो उसने लगाए अपनी जेब से। तो बाइंग प्राइस प्लस रिपेयरिंग प्राइस मिलाकर के यहाँ कॉस्ट प्राइस बनेगा 3000 रुपीज आएगा। तो फॉर्मूला वही लगेगा कि गेन या प्रॉफिट कुछ भी कह लो, परसेंटेज में क्या होगा, इज इक्वल टू जितना फायदा हुआ, जितना नीचे कॉस्ट थी इंटू 100। या इस तरह से भी कह सकते हो आप कि भाई जब 3000 रुपीज में खरीदा तो 300 का प्रॉफिट बनाया, जब एक में खरीदेगा तो 300 बटे 3000 का, और जब 100 में खरीदेगा तो यही चीज निकल के आएगी। और सिंपल देखो, ये 300 से ये गया 10, मतलब कि उसने सीधे सीधे जो गेन किया वो 10% का प्रॉफिट बनाया। क्लियर? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप बच्चों धीरे धीरे समझ रहे होंगे इस चीज को, है ना। आई होप कि अब धीरे धीरे आपकी समझ में बात आ रही होगी कि फॉर्मूले का मतलब और उसको कैसे हम निकाल सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टैक्सेस क्या होता है भाई, सब बच्चे जानते हैं आजकल तो जीएसटी चल रहा है, इनकम टैक्स चलता है, सेल्स टैक्स चलता है, वैट चलता है। ठीक है, ये भी परसेंटेज में लगता है भाई, तो इससे रिलेटेड भी सम हो सकते हैं। टैक्स तो सब जानते हैं। अब सवाल देखते हैं, सलीम बॉट एन आर्टिकल, कोई सामान खरीदा फॉर 784 रुपीज, ठीक है, विच इंक्लूडेड जीएसटी ऑफ 12%। कह रहा है कि जो सामान खरीदा उसमें 12% इस खरीदा कितने पे, इतने पे, विच इंक्लूडेड, इसमें क्या था, जीएसटी 12% की इंक्लूड थी। मतलब अगर 100 रुपए उसका प्राइस था तो 12 रुपए की जीएसटी, मतलब 112 रुपए के बराबर, 112 रुपए के बराबर जो सामान है, मतलब 12% मिला के अगर 100% वैल्यू हो गई, 12% ये या 112% की वैल्यू 784। ठीक है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी एडेड, वाज एडेड, मतलब पूछ रहा है कि वो ये जो 100 मैंने बताया ये एक्चुअल में कितना है। कह रहा है कि जीएसटी लगा करके उसका प्राइस इतना आया। ठीक है, तो जीएसटी के बगैर उसका प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो मान लो, देखो सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं, हम ढूंढते हैं आपके लिए आसान तरीका कि अगर ₹100, देखो कैसे करना है इसको, सोचिए जरा सा कि अगर मैं ये बोलूं हमें क्या दिया है, प्राइस दिया, ये दिया है टोटल। ठीक है, मैं कहता हूं कि अगर 100 रुपए, दो तीन तरीके हो सकते हैं, मैं एक तरीका आपको सिंपल वाला बताता हूं तो जल्दी होगा कि 100 रुपए की अगर चीज उसकी कॉस्ट होती तो जीएसटी मिला करके उसका प्राइस कितना पड़ रहा था बच्चों, 112। ये समझा दिया मैंने, क्योंकि 12% जीएसटी ऐड हो गई, तो 100 रुपए की चीज पर 112, परसेंटेज के ऊपर 100% प्राइस है, उस पर 12% जीएसटी लग गई, तो मतलब 100 रुपए की चीज का जीएसटी मिला के प्राइस 112 हो रहा था। सही है, ठीक बात है। इसको उल्टा भी कह सकते हैं भाई कि 112 रुपए जो जीएसटी मिला के प्राइस था, तो समझ लो ओरिजिनल कॉस्ट 100 रुपए थी। हम इधर क्यों लेके आए बच्चों, और मैंने ये समझाने के लिए आपको शुरू किया, यहां क्यों लेके आए, क्योंकि जो वो चीज मुझे निकालनी होती है वो मैं राइट साइड पर रखता हूं, और जो चीज मेरे पास अवेलेबल होती है वो लेफ्ट साइड। यहां क्या अवेलेबल है मेरे पास, 784, मतलब जीएसटी के साथ। ये क्या है प्राइस, जीएसटी के साथ। ये क्या प्राइस है, विदाउट जीएसटी। निकालना क्या है, विदाउट जीएसटी प्राइस बच्चों।
तो जब 112 रुपए था तो 100 रुपए था, तो 1 रुपए अगर प्राइस जीएसटी के साथ होता तो ओरिजिनल प्राइस होता 112 रुपए, ठीक है। और टोटल प्राइस कितना है 784 रुपीज। तो मेरे पास विदाउट जीएसटी का प्राइस क्या रह गया 100/112 784। फिर से सुन लो बच्चों जो मैंने अभी बोला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे निकालना क्या है वो तो मैं राइट में लूंगा, जो मेरे पास अवेलेबल है उसे मैं लेफ्ट में लूंगा। मेरे को पता है 112 रुपए इंक्लूडेड जीएसटी पे 100 लगना है, और यही इस तरफ का ही प्राइस मुझे निकालना है 1 रुपए पे इतना, और ये प्राइस 112 की जगह एक्चुअल में प्राइस तो 784 है ना, ये तो मैंने परसेंटेज के फॉर्मूले बनाने के लिए करा। तो सिंपल ये मल्टीप्लाई हो गया, ये मेरा विदाउट जीएसटी प्राइस आ जाएगा। यही मुझसे पूछा है व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। तो सिंपल मैं इससे काटूंगा, देखो ये 12 से कटेगा, 2 से काट दो इसको पहले, 112 है तो 56, यहाँ 50 हो गया, यहाँ 25 हो गया, 10 या 28 हो गया, ठीक है। और आप और कट जाएगा, यहाँ 14 हो गया, 2 से फिर काट दो, ये कट जाएगा आपका 2 तिरका 6, 2 नाम 18, 2, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा 7, 7 के बाद ये आपका हो गया 1, 2 नाम 18 और 2 छीन 12, ठीक है। अब यहाँ मतलब आपका आ गया इज इक्वल टू 25 इंटू 196 डिवाइडेड बाई 7। आप देखो ये जो है कट रहा है क्या, 7 दूनी 14, हाँ 7 दूनी 14, 5 7 8 56 28, आप 25 इंटू 28 हो गया। कर लो मल्टीप्लाई सिंपल, कितना आ गया 25 इंटू 28, 8 5 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 5 10, 1 5 2 4 5 0 0। बच्चों कह रहा है कि आपका ओरिजिनल प्राइस 700 रुपए, ठीक है। अब आप निकाल के क्रॉस चेक कैसे करोगे, देखो क्रॉस चेक करने का तरीका, 700 रुपए प्राइस था, 784 हो गया, मतलब कि 84 रुपीज प्राइस बढ़ गया। 84 इस प्राइस का, इस प्राइस पे तो जीएसटी लग रहा है, 84 इस प्राइस का कितने परसेंट है, तो 12 आना चाहिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम इस प्राइस का 84 कितने परसेंट है, बता सकते हो मुझे भाई? देखो सिंपल है, इधर करके देख लें, हमें 84 रुपीज बड़ा प्राइस और ओरिजिनल प्राइस मेरा कॉस्ट प्राइस तो 700 है, ठीक है। और मेरे को अब निकालना क्या है, देखो मेरे को परसेंटेज में निकालना है, और निकालनी क्या चीज है, मेरे को निकालनी है जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी की वैल्यू कितनी है ये, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा कि अगर मेरा प्राइस 700 रुपए है, मेरे को ये निकालना है कि ये 84 700 का कितने परसेंट होता है, यही तो निकालना है। 700 का जितने परसेंट होगा 12 आना चाहिए, ठीक है। मतलब मेरे को ये निकालना है कि 12%, फिर से सुनिए, 12% जीएसटी है और 700 रुपए का ये 12% कितना होता है, ठीक है। तो मान लो कि ये x% होता, 700 का x% होता है मान लो, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूं भाई, जैसे परसेंटेज मैंने बोला जीएसटी मान लो x% होता, तो x% का मतलब क्या था कि अगर 100 रुपए प्राइस था तो x प्राइस हो गया, ठीक है। और अगर, और यही मेरा परसेंटेज होगा, देखो बच्चों, क्योंकि 100 में जो चीज निकलते आती है वही परसेंट होता है। 100 अगर मेरा प्राइस होता तो x मेरा परसेंटेज जो है वो मान लो है 1 रुपए प्राइस होता तो इतना होता, और 700 रुपए प्राइस हुआ तो इतना हुआ, और ये जो परसेंटेज में आया है वो कितना है 84। 100 रुपए में x था, ये परसेंटेज हो गया, 1 रुपए में इतना, और टोटल रुपए कितने हैं मुझ पे 700, तो 700 का जितना आएगा इसकी वैल्यू 84 के बराबर आएगी। और परसेंटेज का यही तो फॉर्मूला होता है, x% 700 का कितना है, आगे तो मैंने समझाने के लिए बताया। अदरवाइज मैं क्या कहता कि मान लो x% है, वो जो हमने निकाला है, x% ऑफ 700 इज इक्वल टू 84, यही तो है। बस सिंपल को ये देखो, 7 से घटा और 12 7 84, x इज इक्वल टू 12%।
ये क्रॉस चेक करने के लिए बच्चों सवाल मैं आपको बार बार समझाने के लिए करा रहा हूँ कि ताकि आप भूले ना, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हम आंसर को। ये ऐसे सवाल है जिसमें खुद आंसर चेक करके हम डब्ल्यू शो रखते हैं एग्जाम में कि हमने सही किया। ठीक है, और हमने ये भी आपको समझा दिया टैक्सेशन वाला पार्ट। वेट हो सकता है, सेल्स टैक्स हो सकता है, कुछ भी होगा पर आएगा इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, अब हम काफी कुछ आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब एक नई चीज आती है जो बैंकों में यूज है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे मैंने बैंक को 10,000 रुपए दिए, ठीक है, और 10,000 रुपए देने के बाद बैंक ने बोला, या मैं 100 रुपए से समझाता हूँ, 100 रुपए जमा करके आया था। बैंक ने बोला पंकज मैं आपको 5% पर एनम इंटरेस्ट दूंगा। अगले साल में गया तो बैंक मुझे कितना देगा? 105 रुपए। ठीक बात है। दूसरे साल जब मैं गया उसके पास, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है तो जानते मुझे कितना देगा? 110 रुपए। मतलब वो जो 100 रुपए था उस पर 5% दिया। अगले साल भले ही अमाउंट 105 हो गया पर वो मुझे 100 पर ही देगा और 5% लगा के 5 रुपए इधर के बने, 5 इधर के, 110 देगा। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? यही डिफरेंस है जाता है। जब उसने पहले साल बाद में गया उसके पास, मैंने पूछा भैया मेरे पैसे कितने हो गए? उसने बोला 105 हो गए। मैंने कहा 1 साल और रख लीजिए। अब उसने 105 रुपए पर मुझे 5% इंटरेस्ट देना है, तो 105 पर जब वो मुझे 5% देगा तो वो 100 रुपए पर जो 5% 5 रुपए आ रहा था अब थोड़ा सा ज्यादा आएगा। 5 रुपए का 5% और मिलेगा मुझे। 5% ऑफ 5 रुपीज मतलब 25 पैसे मुझे और मिलेंगे। तो मुझे कितने मिलेंगे? ये मतलब 25 हो गया ना, 25 सीधा हो गया आपका 0.25, 25 पैसे। तो अब मुझे मिलेंगे 105 रुपीज। ठीक है, और अच्छा मैंने थोड़ा सा एक चीज आपको 25, ये 110 हो गए, 25% नहीं, मैंने क्या किया था यहाँ पर आपको 5% ऑफ, थोड़ा सा मैंने कुछ और कर दिया शायद। मेरे को क्या निकाला है? 5% ऑफ 105 है ना, मैंने कुछ और लिख दिया। दूसरे साल मेरे को जो इंटरेस्ट लगेगा 5% ऑफ 105 मिलेगा। तो मेरे को कितना मिलेगा? जो भी मिलेगा 525 यहाँ पर आएगा और 100, तो 5 रुपए 25 पैसे मिलेगा। मैंने सीधा वो डिस्काउंट वो निकाल दिया था एडिशनल। ठीक है, 5 रुपए 25 पैसे। तो पहले साल के एंड में मेरे पैसे हुए 105, मतलब जो मुझे मिला 5 रुपया भाड़ा मिला, और दूसरे साल मिला 5.25, तो टोटल मेरे को बेनिफिट हुआ 10.25। तो मेरे को 110 रुपए 25 पैसे मिले। अगर सिंपल इंटरेस्ट से चलता तो 110 मिल रहे। यही फर्क है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सवाल हम अब करते हैं। फाइंड compound interest CI on rupees 12,600 for 2 years at 10% per annum compounded annually। ये वर्ड को आप ढंग से पढ़ेंगे, सब सवाल लगाएंगे। ये फॉर्मूला अब हम आपको बताएंगे अभी क्या है, ये आप ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है? देखो बच्चों क्या है, ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट कंपाउंड हो गया। ठीक है, वो कितनी, इसको हम आर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आर जो परसेंटेज में है वो कितना है? 10%, या रेट भी कह सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू 10%। ठीक है, आपका कितने अमाउंट पे निकालना है?
12,600 विच इज प्रिंसिपल अमाउंट। इसको P से दिखा देते हैं। 2 इयर्स के लिए निकालना है बच्चों, है ना। और कंपाउंडिंग क्या है, एनुअली। मतलब ये कहने का मतलब, इसका मतलब वर्ड का ये हुआ कि 10% इंटरेस्ट आपको पूरे साल होने के बाद मिला। ऐसा 2 साल बाद फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के बाद। जैसे वहां निकला था ना 10 रुपए 25 पैसे, यहां CI कितना होगा। अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट ये है 10%, तो हम क्या निकालेंगे 10% ऑफ 12,600, ये हो गया इंटरेस्ट, शॉर्ट में लिख दिया इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, INTER, इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। आई में लिख दो, चलो I1 लिख दो क्योंकि 2 साल पूछा है, ठीक है। तो I1 जो हुआ इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, I1 की वैल्यू कितनी हुई, 10% है, तो ये सीधे कट गया 10, ये कट गया इतना, तो 1260 हो गया, ठीक है। ये हो गया 1 साल बाद, ठीक है बच्चों। इसको अगर हम समझें कि ये फॉर्मूला कहां से आता है, इसको भी समझ लेते हैं बच्चों। देखो I1 क्या रहा, इज इक्वल टू R क्या है 10, R की वैल्यू परसेंटेज में 10 के बराबर, ठीक है। और नीचे क्या है 100, ठीक है। ये क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, ये मैंने लिख लिया इक्वेशन में। अब क्या होगा, ये सही है, बस इतना ही तो है और कुछ नहीं, R परसेंटेज प्रिंसिपल। दूसरे साल का क्या होगा, दूसरे साल पर जब मैं जाऊंगा, जैसे मैंने बोला था कंपाउंड में क्या होगा कि एक तो ये इंटरेस्ट मिल गया आपको, ये प्रिंसिपल था, ये दोनों ऐड हो जाएंगे दूसरे साल के लिए। तो दूसरे साल का जो ये P1 मान लो बच्चों, ठीक है। अब दूसरे साल का प्रिंसिपल अमाउंट P2 क्या हो जाएगा, P1 प्लस I1। ये ओरिजिनल अमाउंट था, ये इंटरेस्ट मिल गया। अब दूसरे साल इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे 105 पे मैंने एग्जांपल बताया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, P1 की वैल्यू है, I1 की वैल्यू ऊपर से रख दी मैंने इस इक्वेशन से, ठीक है। यही तो है ना, सिंपल। इस पर ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब क्या रहा, मुझे निकालना तो वही है कि दूसरे साल के बाद मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना टोटल बना, ठीक है। तो अब दूसरे साल का इंटरेस्ट क्या रहेगा I2, उसके लिए प्रिंसिपल ये हो गया। फॉर्मूला बिल्कुल यही है, I2 के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल P1 की जगह अब P2 लगेगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू P2। दूसरे साल का P1 की जगह P2 रिप्लेस हो गया, तो क्या हो गया, इससे R/100 और P1 प्लस R/100 इंटू P1, ठीक है। यहां तक मेरी ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है। ये हो गया दूसरे साल का इंटरेस्ट। अभी मैं इस फॉर्मूले को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं वैल्यू तो आपको तुरंत निकाल लेगा, ये समझा रहा हूं कि कैसे आता है। तो मैंने एक वैल्यू मान ली, वैल्यू से ये आपको बता दिया, ये इंटरेस्ट हो गया, फिर दूसरे साल के लिए ये हो गया। सेम फॉर्मूला हमने यहां लगा दिया, I2 की वैल्यू आ गई। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये प्लस में पहले साल का इंटरेस्ट और दूसरे साल का इंटरेस्ट, जो कि सेम नहीं है क्योंकि कंपाउंडिंग हो गई। तो इसको कैसे होगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रह जाएगा, CI इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 कितना था, R/100 इंटू P1, और ये कितना हो गया, R/100 P1 प्लस R/100 इंटू P1, ठीक है। अब इसको ढंग से देखिए आप क्या आ रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ P1 है, इस ब्रैकेट में यहाँ भी P1 है, यहाँ भी P1 है। अगर मैं यहाँ से P1 हटा दूं और यहाँ 1 कर दूंगा, तो यहाँ P1 कॉमन आ जाएगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो R जो है P,
P यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो टोटल मैं स्टेप कम कर रहा हूँ, P1 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि यहाँ क्या रह गया, देखो बच्चों, यहाँ रह गया आपका, आप मोटा मोटा देखो कि यहाँ भी R है, तो मैंने यहाँ भी R लिख दिया, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100, ये पूरा का पूरा कॉमन है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ प्लस, अब यहाँ क्या बचा है, देखो 1 प्लस R अपॉन 100। ठीक है, हम कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, एक बार रीचेक कर लें। क्योंकि इतना बोर्ड का वो हो जाता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है बोर्ड का। मुझे ऐसा लगता है कि हमको छूट गया है, हमसे हमको छोड़ के आए हैं। तो व्हाट इज दैट, R अपॉन 100 प्लस R अपॉन 100 एक बार थोड़ा सा हम ना दोबारा करते हैं, ऊपर का हिस्सा आई थिंक कहीं ना कुछ गड़बड़ हुआ है, अभी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, आपके संग भी होगा। पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कभी गलती नहीं कर सकते, हम भी सीखते हैं। ठीक है, R परसेंटेज हो गया, जो हमारा इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट क्या निकला कि 10% ऑफ 12,600। ठीक है, तो यहाँ 10% क्या था, R था, देन वो 100 था, और यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट का 100%। दूसरी बार क्या रहा, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया हमारा P1 प्लस I1, तो हमने P1 किया प्लस R इंटू 100 अपॉन P1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि P1 1 प्लस R अपॉन 100, यहीं पे हम बाहर ले सकते हैं इसको। ठीक है ना, P को हमने कॉमन ले लिया। अब हमारा I2 क्या रहा, R अपॉन 100। ठीक है, P2 रहा, तो P2 को हमने सिंपल लिख दिया। अगर हम यहाँ P1 हमने बाहर लिख लिया था, तो 1 प्लस R अपॉन 100, 1 प्लस R अपॉन 100 है ना, ये हमारा P2 हो गया। R अपॉन 100 P1 हो गया, P2 हमारा रहा प्रिंसिपल अमाउंट, और ये इंटरेस्ट रेट हो गया। ठीक है, अब हमने देखा ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया आफ्टर 2 इयर्स, मतलब टोटल हमारा, अच्छा ओके समझ गया मैं, ये फॉर्मूला हम सही चल रहे थे, हम बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल सही था। ये सवाल तो बहुत आसान है, मैं आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करना सिखा रहा हूँ। तो हमने क्या किया, हमारा टोटल जो इंटरेस्ट था वो कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट I1 प्लस I2। ठीक है, ये हमारे को, ये जो फॉर्मूला होता है, ए क्या है देखो कैसे निकलता है, जैसे ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया I1 प्लस I2, तो सिंपल हमारा निकल गया R अपॉन 100 इंटू P1 प्लस यहाँ से आ गया सीधे P2 की वैल्यू R P1
अपॉन 100 1 प्लस R अपॉन 100, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब जो हुआ हमारा टोटल अमाउंट कितना होगा, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। इसमें हम प्रिंसिपल क्या था, सबसे पहले हम P1 लेके चले थे, इस P1 को हम लेके चले थे और इतना इंटरेस्ट हो गया। तो हमारा अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स कितना हो गया, हमारा अमाउंट मान लो ये A जो है टोटल अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, ये क्या हो गया हमारा P1 प्रिंसिपल अमाउंट, पहला इंटरेस्ट और दूसरा इंटरेस्ट, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट, यही है ना टोटल। तो A की वैल्यू क्या रही, A इज इक्वल टू P1 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां से उठा के हम रख रहे हैं, देखो सीधे R अपॉन 100 इन P1 प्लस R P1 100 1 प्लस R अपॉन 100, सीधे उठा के यहां रख दिया। तो A की वैल्यू कितनी हो गई, A इज इक्वल टू, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा पर आपको समझाना बहुत जरूरी है बच्चों। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो अब आप यहां से क्या क्या कॉमन आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, वो थोड़ा सा देखने की बात है। इसमें अगर मैं इसको खोलूं, ठीक है, तो यहां में देखो P1 सब जगह है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, ठीक है। तो P1 को कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 1 प्लस R अपॉन 100 प्लस R अपॉन 100 1 प्लस R अपॉन 100। P1 यहां भी था, यहां भी था, यहां भी था, ये सब जगह से हटा दिया और क्या आ गया P1। अब देखो ये भी 1 प्लस R अपॉन 100 है, ये भी 1 प्लस R अपॉन 100 है, तो हमने इसको भी कॉमन ले लिया 1 प्लस R अपॉन 100 और अंदर क्या बचा 1 इस पूरे का प्लस R अपॉन 100। दोनों टर्म सेम है, देखो 1 प्लस R अपॉन 100 1 प्लस R अपॉन 100, तो क्या हो गया 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 2। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। इस फॉर्मूले को देखिए, अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स A इज इक्वल टू P की जगह हमने P1 लिख दिया, कोई बात नहीं, बस फॉर्मूले, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, यहाँ n है, हमने 2 साल बाद लिखा। अगर मैं ऐसे बच्चों अब 3 साल बाद निकालू ना, तो यहाँ बस सॉल्व करके यही आने वाला है पावर 3, और इसी प्रकार में n ईयर्स बाद निकालू तो पावर n आ जाएगा। और मैं आपको यही फॉर्मूला ड्राइव करके बता रहा था। इस सवाल को जहां तक करने का, ये तो बहुत सिंपल हो गया। देखो ये सवाल कैसे सिंपल है, ये तो आप सिंपल फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ये सवाल आप सिंपल फॉर्मूले भी कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया। पहले हमने I1 निकाल लिया, I2 निकाल लिया, अमाउंट जो है वो P1 प्लस I1 प्लस I2 कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब जोड़े, P1 कॉमन लिया, फिर 1 प्लस R अपॉन 100 कॉमन लिया, यही बचा, तो पावर 2 आ गया। 3n साल बाद बस पावर ये बढ़ती चली जाएगी। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए सिंपल चीज जो हम यहां करने जा रहे थे, ये तो अमाउंट पर आ गया, ठीक है। तो अब इस सवाल में कैसे होगा सवाल, ये अब पहले इससे करके देख लेते हैं, बहुत सिंपल था। तो यहाँ पर क्या निकला था, I1 निकल आया था, ये वैल्यू हो गई। इसी तरह दूसरे साल के लिए I2 को अगर हम करें तो क्या होगा, 10% ऑफ प्रिंसिपल। अब क्या होगा किसका, 12,600 प्लस 1260, भाई इसका 10% निकलेगा, कंपाउंडिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो अब ये इससे कट जाएगा 10, ठीक है, और यहाँ 12,600 और ऐड हो जाएंगे सीधे 1260, तो 0.68 0.628 और 13, मतलब 13,860
60 रुपीज डिवाइडेड बाय 10, 1386 रुपीज। ठीक है, फाइंड सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। सिंपल हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, 1260 प्लस 1386, जो आंसर आए ये आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है। बिल्कुल इस तरह से भी कर सकते हैं इस सवाल को। आंसर यही है, कैसे करोगे, टोटल अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स कितना रहा, प्रिंसिपल की जगह वैल्यू को डालोगे 12600, 1 प्लस आर की वैल्यू को डालोगे 10, 100 पावर 2, सॉल्व करोगे ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी, अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। ठीक है, उस अमाउंट में से जब आप प्रिंसिपल को घटाओगे, CI इज इक्वल टू कितना होता है, CI इज इक्वल टू होता है अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, तो यही निकल के आ गया। ठीक है, अभी हम ये सवाल मैंने आपको बगैर फॉर्मूले के बताया है, अभी मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करने की वजह से ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया यहाँ पर, अब मैं सीधे आपको फॉर्मूले से सवाल कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारी चीजें करें, तो अब हम जो है करेंगे फॉर्मूले से सवाल करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं दोनों सवाल या एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने सवाल करा दिए कंपाउंड एनुअली। अब देखो यहाँ क्या है कि दो चीजें होती हैं, कंपाउंड एनुअली लिख सकता है, क्वार्टरली लिख सकता है, हाफ ईयरली लिख सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ बच्चों की वो जो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू अगर उसने लिखा हाफ ईयरली तो और 1 साल का पीरियड दिया तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि कंपाउंडिंग 6 महीने में हो रही है। एग्जाम्पल देखे जाते, देखो व्हाट अमाउंट इज टू बी पेड ऑन अ लोन ऑफ ₹12,000 फॉर 1.5 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वैसे ही सवाल आ गया जैसे मैं बता रहा था। ठीक है, कि कितना अमाउंट पे किया जाएगा 12,000 के लोन पर, कंपाउंडिंग कितनी हो रही है, हाफ ईयरली। ठीक है, सीधे फॉर्मूला देखो, अमाउंट तो यही है ए, तो सीधे यहां से हम ए को निकालते हैं वैल्यू, अब हम सीधे फॉर्मूले में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अमाउंट ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है पी 12,000। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस रेट कितना है बच्चों, देखो ढंग से, रेट है 10% पर एनम। ठीक है, 10% लिखा। अब ये देखना एक मजेदार चीज होने वाली है। उसके बाद कितने, 1.5 साल, कंपाउंडिंग है हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली का कितना परसेंटेज बनेगा, ये 1 साल का रेट था, हाफ ईयरली का इसका आधा हो जाएगा 5, 10/2। ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और हाफ ईयरली के 1.5 साल में कितने बनते हैं हाफ ईयरली, 3 हाफ ईयरली हाफ ईयरली हाफ ईयरली बना के 1.5 ईयर बनता है, तो यहाँ एन की जगह 3 हो जाएगा। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको सीधे सॉल्व कर लेंगे। ये सीधा होगा 10 से 10 गया 1/20 पावर 3 12,000, ये हो जाएगा 21/20, ये पावर 3 है तो 21/20, 21/20, ये तीनों कट गए। ठीक है, 2 से गया ये 6 बार, ये गया 3 बार। अब ये सिंपल जो आ रहा है ये हो गया 1.5। बस अब आप सिंपल इसको 1.5 21 × 21 × 21 ये कर लो, सीधे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। जो आंसर आएगा आपको व्हाट अमाउंट टू बी पेड, उतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मैं एक सवाल और देखता हूँ आपके लिए, अगर कुछ होता है तो समझाने के लिए।
इसका आंसर सिंपल आ जाएगा 13,000 कुछ 891 का सब आप निकाल देना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उन्हें नहीं लिखा। एक ये भी सवाल था, मैं इस सवाल को आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। आप बच्चों लिख सको तो लिखो, अगली बार मैं इस सवाल को कराऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो गया काफी। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट पेड व्हेन अ सम ऑफ ₹10,000 इज invested for 1 year and 3 months at 8.5% per annum compounded annually। सवाल को रोक करके ढंग से लिख दो। CI निकालना है, 10,000 के ऊपर 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है एंड 3 मंथ्स 1 ईयर एंड 3 मंथ्स के लिए 8.5% पर एनम होगा और कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, आप इस सवाल को करिएगा। आई होप मैंने ट्राई किया। एक जगह मैं थोड़ा क्योंकि बोर्ड होता है बेटा और कॉपी पे करने में फर्क पड़ता है, तो थोड़ा सा आदमी सोचने लग जाता है कि कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, पर देन आई चेक, वो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था उसमें, मुझे ए निकालना था। ठीक है, मैं इंटरेस्ट आई की ओर फोकस कर रहा था, देन आई रियलाइज कि मुझे तो अमाउंट निकाल के फिगर आपको फॉर्मूला ये ड्राइव करना है और ये बगैर फॉर्मूले के तो ये सवाल हाल हो जाता है। ये फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि अब जो सवाल आ रहे हैं ये वाले, इनके लिए आपको अब सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि आपको 2 या 3 स्टेप्स में सवाल का जवाब मिलेगा। अगर आप ये जाएंगे इससे भी मिलेगा, इसके लिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप फॉर्मूला याद करके करना चाहते हैं तो फॉर्मूला याद करके भी कर सकते हैं। मेरी तरफ से जैसे यहाँ A = P + I/, ऐसा ही, चलो ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक सिंपल चीज़ है, बगैर फॉर्मूले के भी हो जाते हैं सवाल। मेरे हिसाब से काफ़ी मैंने कोशिश की है। मैं एक और इसके लिए एक सीरीज मतलब एक आधे पौने घंटे का सेशन रखूँगा ताकि ये आपको और अच्छे से सवाल करा करके और क्लियर कर दूँ। ठीक है बच्चों, हैव अ गुड डे।